हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोचन अकेडमी। लोचन अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्शिता अग्रवाल और हमारी करंट अफेयर्स एनालिसिस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन अम्फन। तो अभी ये न्यूज़ में है और इससे बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसी लेक्चर में हम बेसिक्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन भी डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं न्यूज़ क्या है। सो स्ट्रॉन्ग विंड्स, high tides at Chandipur beach as Odisha braces for cyclone Amphan। तो अभी ये आज ही की न्यूज है कि स्ट्रॉन्ग विंड्स और हाई टाइड्स आ रहे हैं चांदीपुर बीच पे, ओडिशा पे, और वो बहुत ज्यादा तबाही मचा रहे हैं। तो कुछ इस तरह की बारिश होती है, टॉरेंशियल रेन होती है, हाई टाइड होता है और स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, तो सब काफी तबाही होती है। अब देखते हैं ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, अगर कोई बेसिक डेफिनेशन पूछे तो इट इज अ सिस्टम ऑफ लो प्रेशर अकरिंग इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। तो ये एक लो प्रेशर सिस्टम है जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में होता है। और अगर बेसिक रीजन जाने तो इसका क्या होता है, इट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग ओवर लैंड एंड सी। तो जो जमीन और पानी के बीच में गर्मी में जो डिफरेंस होता है, जब सूरज का ताप पड़ता है और दोनों अलग अलग तरह से गर्म होते हैं, उसमें जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से ये अगर बेसिक है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। मैक्सिमम होता है लेट समर और अर्ली ऑटम में। ठीक है, ये बेसिक्स हैं। नाउ जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, ये हर साइक्लोन्स जो होते हैं बेसिकली ये हर रीजन में होते हैं, लेकिन डिफरेंट रीजन्स में इसका डिफरेंट नाम है, वो हम देखते हैं। तो इंडियन ओशन में इनको कहते हैं साइक्लोन, वेस्टर्न पैसिफिक या साउथ चाइना सी रीजन में टाइफून्स, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया इधर हो गया विली विलीज, देन वेस्ट इंडियन आइलैंड इन द कैरिबियन सी एंड अटलांटिक ओशन में हरिकेन्स, और गिनिया आइलैंड ऑफ वेस्ट अफ्रीका एंड सदर्न यूएसए में टोर्नेडोज। ये आपको याद रखना है क्योंकि मैच द फॉलोइंग में डायरेक्टली यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और मेंस में भी अगर आपसे पूछा जाए टू राइट अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स तो ये सब आपको मेंशन करना है। तो इस बार अम्फन आया है तो मेंस में क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं साइक्लोन्स के बारे में। साइक्लोन्स, जो साइक्लोन वर्ड है वो बना है ग्रीक वर्ड साइक्लोस, मतलब कॉइल्स ऑफ स्नेक, क्योंकि कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इसकी एक टेल होती है, यहाँ पे आई होती है, यहाँ पे, तो ऐसा होता है। ठीक है, नाउ ये हमने पढ़ा कि इनको क्या कहते हैं, दे आर लो प्रेशर सिस्टम्स। इनको कहा जाता है दे आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग नेचुरल कैलामिटीज इन द वर्ल्ड, कि सबसे ज्यादा बुरे और जो सबसे ज्यादा तबाही मचाते वो वाली नेचुरल कैलामिटी है। ये बेसिकली अकर करते हैं, फॉर्म होते हैं ओवर वार्म ओशन वाटर। वो इसलिए क्योंकि इनको कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होता है मॉइस्चर के लिए। अगर मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए ये एक लार्ज ओशन रीजन है। ठीक है, अब ये वार्म हो गया तो यहाँ पे जब ये गर्म है तो यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम हो जाएगा, जिसकी वजह से हवा राइज करेगी। अब वो राइज करेगी तो यहाँ पे एक हाई प्रेशर सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, हवा राइज करती जा रही है तो यहाँ पे बढ़ती जा रही है। अब ये हवा जब यहाँ भर जाएगी तो ये हैवी हो गई, डेंस हो गई। कोई चीज एक जगह इकट्ठी हो रही है तो वो डेंस हो जाएगी, तो फिर वो यहाँ पे सबसाइड करेगी। तो ये सबसाइड करने की वजह से यहाँ पे बनते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये बहुत ही ऊपर ऊपर तरीके से मैंने समझाया, इसके और भी कारण होते हैं। ठीक है, now the temperature of the top layer of the sea up to a depth of about 60 meters need to be at least 28 degrees Celsius to support the formation of a cyclone। तो साइक्लोन बनने के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, यानी एटलीस्ट 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कौन सा टाइम सबसे ज्यादा कंड्यूसिव है साइक्लोन बनने के लिए? अप्रैल से मई और अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, now the lower level of air above the water, it needs to have an anti-clockwise rotation in the northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere। तो जो पानी के ऊपर की हवा होती है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है और सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है ITCZ का। तो ITCZ क्या होती है वो देखते हैं पहले।
ITCZ को कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो एक फैक्टर है ट्रॉपिकल साइक्लोन के बनने का। तो अगर हम यहाँ पे सनलाइट देखें तो सन की इक्वेटर पे वर्टिकल रेस पड़ती है, यानी डायरेक्ट रेस। मैक्सिमम हीट हुआ तो यहाँ पे लो प्रेशर बन गया, लो प्रेशर बना तो यहाँ पे विंड्स कन्वर्ज होने लगी। तो इस एरिया को हम कहते हैं ITCZ और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। यहाँ पे लो लेवल पे कन्वर्जेंस होता है और अपर पे ये हवा फिर ऊपर जाती है तो यहाँ पे ये डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, तो यही वो कह रहा है कि ड्यूरिंग दीज पीरियड्स देयर इज एन ITCZ इन द बे ऑफ बंगाल whose southern boundary experiences winds from west to east। तो winds आती हैं west to east से, while northern boundary has winds flowing from east to west। northern boundary में east to west जाती हैं, और अगर ये northern boundary में है तो ये मूव करेंगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। तो ये मूव करेंगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में वो मूव करेंगी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इन्हीं सब की वजह से कोरियोलिस फोर्स ITCZ की वजह से बनता है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन। नाउ तो कोरियोलिस फोर्स की अब मैंने बात की, तो कोरियोलिस फोर्स क्या होता है बेसिकली? अभी हमें पता है जो अर्थ है हमारा वो रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, और हमें पता है अर्थ का शेप स्फीयर है और इक्वेटर के पास वो वाइडर है और यहाँ पे थोड़ा टेपर हो जाता है। ठीक है, तो जो वाइडर रीजन है वहां पे स्पीड काफी ज्यादा है, जिससे वो रोटेट करता है, वो इक्वेटर पे थोड़ा ज्यादा स्पीड से आता है। इस वजह से एयर जो है वो डिफ्लेक्ट होती है। नॉर्थ से अगर आ रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो राइट की तरफ जाएगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लगेगी, और साउथ से आ रही है तो वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, यानी क्लॉकवाइज मूव करने लगेगी। ठीक है, तो इस वजह से इस चीज को हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स बहुत बड़ा फैक्टर है ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन में। ठीक है, नाउ वार्म ओशन टेम्परेचर, जो थर्ड फैक्टर है वो है वार्म ओशन टेम्परेचर और सी सरफेस टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस। तो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए कहा जाता है कि मान लो ये लैंड है और ये ओशन है, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन बना तो इसको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर चाहिए होता है, उसी की वजह से ये बनता है। तो अगर ये लैंड में आ जाएगा तो ये जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन खत्म हो जाएगा। जितनी उसकी सिवियरिटी होती है वो ओशन एरिया में ही होती है। तो उसको क्या चाहिए होता है? वार्म ओशन टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये है ITCZ। नाउ अब क्या स्ट्रेंथन करता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को? अ थंब रूल फॉर साइक्लोन्स इज दैट मोर टाइम दे स्पेंड ओवर द सीज द स्ट्रॉन्गर दे बिकम। क्योंकि उनका कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए मॉइस्चर का, तो जितना ज्यादा वो सी पे रहेंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। Now hurricanes around the US which originate in the vast open Pacific Ocean are usually much stronger than the tropical cyclones in the Bay of Bengal because of a relatively narrow and enclosed region। तो जो पैसिफिक ओशन होता है वो वहां जो बनता है हरिकेन वो काफी स्ट्रांग होता है क्योंकि वो एरिया बहुत बड़ा है पैसिफिक ओशन का। Now the cyclones originating here after hitting the landmass decay rapidly due to friction and absence of moisture। तो ये मैंने बताया कि साइक्लोन्स को कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर चाहिए होता है। जैसे ही वो लैंडमास को हिट करते हैं वो फटाक से खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब ये एक वर्टिकल व्यू है साइक्लोन का। ठीक है, तो यहाँ पे आई होती है जहां से कंटिन्यूस सप्लाई मॉइस्चर का जाता है, और ये आई वॉल है, यहां से आती है वार्म एयर, फिर वो राइज करती है और यहाँ पे जाके वो कूल हो जाती है। तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी, कहा जाता है जैसे आप हाइट पे जाओगे टेम्परेचर कम होता जाता है, वैसे हवा का भी टेम्परेचर कम हो जाता है। तो यहाँ पे बन जाते हैं क्लाउड्स, और अगर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बन गए तो बहुत ज्यादा तबाही होती है और टोरेंशियल रेन होता है। ठीक है, ये याद रखना है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का फैक्टर ही यही होते हैं कि
अब उनको डिजास्ट्रस कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? इसीलिए क्योंकि टॉरेंशियल रेनफॉल होती है, जितना ज़्यादा मॉइस्चर मिला उतना ज़्यादा बड़ा क्लाउड बना और टॉरेंशियल रेन हुआ, तो उससे तबाही हुई। फिर उतना ज़्यादा स्टॉर्म्स तेज आएंगे, बहुत बड़े आएंगे और वायलेंट विंड्स होंगे। ठीक है। नाउ अब ग्रेडिंग होती है साइक्लोन्स की, वो कैसे होती है? सो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द बे ऑफ बंगाल आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम विंड स्पीड्स एट देयर सेंटर। तो सेंटर पे कितनी विंड स्पीड है? एट द लोअर एंड आर डिप्रेशंस दैट जनरेट विंड स्पीड्स ऑफ 30 to 60 किलोमीटर आवर। तो लोअर एंड पे अगर सबसे कम बोले तो 30 to 60 किलोमीटर पर आवर होता है। ठीक है। उसके बाद होता है साइक्लोनिक स्टॉर्म, जो 61 to 88 किलोमीटर पर आवर होता है। वो बढ़ता जाता है सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म और सुपर साइक्लोन, जो अभी अम्फन के बारे में कहा जा रहा है कि ये एक सुपर साइक्लोन है, यानी 222 किलोमीटर पर आवर और या उससे ज्यादा उसकी स्पीड हो सकती है। इसलिए ये जो ग्रेडिंग है, इस बार याद रखना, नंबर्स नहीं पूछे जाते यूपीएससी में, पर याद रखना कि सुपर साइक्लोन का कितना होता है, 222 किलोमीटर पर आवर और हायर। नाउ अब कहा जाता है जो हमारी कोस्ट लाइन पता है बहुत ज्यादा बड़ी है, तो हमारी ईस्टर्न कोस्ट लाइन वो ज्यादा है वल्नरेबल। वो क्यों है? Now, in addition to the storms that originate in the southeast Bay of Bengal and the adjoining Andaman Sea, breakaway typhoons over the northwest Pacific move across South China Sea into the Bay of Bengal. तो जो बे ऑफ बंगाल और अंडमान में बनते हैं स्टॉर्म्स, उनके साथ साथ उनमें जो टाइफून्स बनते हैं नॉर्थ पैसिफिक में और साउथ चाइना सी में, वो भी आ जाते हैं, उससे जो छोटे छोटे आके मिल जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो प्री एग्जिस्टिंग डिस्टर्बेंस होता है ना, उसकी वजह से भी साइक्लोन्स बढ़ते हैं, तो ये उनको कहते हैं। नो, इन कॉन्ट्रास्ट अरेबियन सी साइक्लोन्स आर मोस्टली देयर ओन फॉर्मेशंस एंड दे ऑल्सो जनरली मूव नॉर्थ वेस्ट। तो ये नॉर्थ वेस्ट जाते हैं, अवे फ्रॉम इंडियाज वेस्ट कोस्ट। ठीक है। तो अरेबियन सी में जो साइक्लोन्स बन रहे हैं वो खुद से बन रहे हैं और वो जनरली नॉर्थ वेस्ट की तरफ चले जाते हैं। नाउ बिसाइड्स द अरेबियन सी इज कोल्डर देन द बे ऑफ बंगाल व्हिच इनहिबिट्स द फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ द साइक्लोनिक स्टॉर्म इन द फॉर्मर। वार्म सी सरफेस टेम्परेचर इज एन आइडियल प्लेटफॉर्म फॉर साइक्लोन्स, ये हम पढ़ चुके हैं। और ये भी बात है कि जो अरेबियन सी जो है वो थोड़ी ठंडी है और हमें पता है साइक्लोन्स के लिए वार्म सी टेम्परेचर चाहिए ही होता है, जो उसे ज्यादातर बे ऑफ बंगाल रीजन में मिलता है। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट है नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे फिर से पूछा जा सकता है। नाउ ईच ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिन इन द वर्ल्ड हैज इट्स ओन रोटेटिंग लिस्ट ऑफ नेम्स। For cyclones in the Bay of Bengal and Arabian Sea, the naming system was agreed by 8 member countries of a group called WMO ESCAP and took effect in 2004. ठीक है। तो जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जो आते हैं साइक्लोन्स, उनका नाम कौन देता है? 8 मेंबर कंट्रीज किसके? WMO और ESCAP। नाउ WMO इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन and ESCAP is Economic and Social Commission for Asia and Pacific. ठीक है। तो इन कंट्रीज ने डिसाइड किया था। Now the member countries submitted 8 names each. The first cyclone after the list was adopted was given name in the first row of the first column. तो ये टेबल है, तो पहली रो की पहली कॉलम में जो नाम था ओनिल, वो जो बांग्लादेश ने प्रपोज किया था, वो दिया गया था। उसके बाद कॉलम वाइज चलते गए, नाम देते गए, फिर रो वाइज गए, इस तरह से नाम दिए जाते हैं। और जब लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाती है फिर से नई लिस्ट बनाई जाती है। ये नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स ये इसलिए किया जाता है ताकि मीडिया इसके बारे में बता सके, लोग इसके बारे में अवेयरनेस रख सके और इजीली हम आगे भी पता कर सके। ठीक है। Now, recently, the Indian Meteorological Department has released a list with the names of 169 tropical cyclones that are likely to emerge over the North Indian Ocean, including the Bay of Bengal and the Indian Ocean. तो अभी हाल ही में IMD ने कुछ 169 tropical cyclones के नाम निकाले हैं। तो ये किसने किया था? अप्रैल 2020 में हुआ है। जो WMO ESCAP ने पैनल बनाया था ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए, उन्होंने किया है। ये जो पैनल बना था, ये बना था 1972 में एज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी एंड इट्स मेंबरशिप कंप्राइजेस कंट्रीज अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी
कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ये 13 कंट्रीज हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। अब की बार इतना बड़ा साइक्लोन आया है तो ये नाम याद होने चाहिए। कौन सी कंट्रीज हैं? बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमन, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE एंड येमेन। तो 13 कंट्रीज हैं। Now, IMD is one of the 6 regional specialized meteorological centers in the world and it is mandated to issue advisories and name tropical cyclones जो नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन में आते हैं। ठीक है। Now, अब हम पढ़ेंगे अम्फन के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं कहूँ इसका नाम किसने दिया था? इसका नाम दिया है थाईलैंड में। अफेक्टेड रीजन है वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड बांग्लादेश। और ये सेकेंड प्री मॉनसून साइक्लोन है जो बे ऑफ बंगाल में बना है 2 सालों में। इससे पहले कौन सा था? साइक्लोन फेनी। नो, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो बे ऑफ बंगाल में बना है। दैट हैज इंटेंसिफाइड एंड इज लाइकली टू टर्न इनटू द सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म जिसकी मैक्सिमम स्पीड होगी 224 किलोमीटर पर आवर। IMD क्या कहता है? दैट इट विल मेक अ लैंडफॉल एज अ वेरी सीवियर साइक्लोन बिटवीन सागर आइलैंड्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड हाथिया आइलैंड्स ऑफ बांग्लादेश। So just remember this and try to locate this in the map. Now, Amphan is the equivalent of Category 5 hurricane on the Saffir-Simpson hurricane wind scale. तो ये याद रखना। तो ये है उसका पाथ कि मई 20 में 2:30 बजे ये कहाँ जाएगा, कितनी स्पीड होएगी, ये है साइक्लोन अम्फन का पाथ। नाउ अब इतनी बात हो रही है ये क्यों एक नाइटमेयर है? Now, this is the first super cyclone to form in the Bay of Bengal after 1999 super cyclone that hit Odisha. और जो 1999 में सुपर साइक्लोन आया था उसमें कुछ 10,000 लोगों की डेथ हुई थी। Now, it is the third super cyclone to occur in the North Indian Ocean region after 1999. ठीक है। The other 2 super cyclones were Cyclone Kayar जो 2019 में आया और Cyclone Gonu in 2007। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नो, अब रीसेंट साइक्लोन्स कौन से आए ये इतना नहीं पूछा जाएगा, जस्ट कीप एन आइडिया। तो साइक्लोन फेलन आया 2013 में, फेनी आया था लास्ट ईयर, और 1965 से 2017 में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में कलेक्टिवली 46 सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आए हैं और मोर देन हाफ ऑफ देम वो हुए थे अक्टूबर और दिसंबर के बीच में। अब लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं? ये एकदम लेटेस्ट हैं जो अभी हुए हैं। So the cyclone Amphan's landfall process has begun in West Bengal and it will continue for 4 hours, said a weather department officials. तो तकरीबन 6 लाख लोगों को इवैक्यूएट कर दिया है बंगाल और उड़ीसा रीजन से। ओके, इसने बताया ये इन्फॉर्मेशन NDRF ने, दैट इज नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ये इतना काम हो रहा है तो जो NDRF है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। Now, in Bangladesh, which has reported a death due to the cyclone, over 2 million people have been evacuated to safety to 12,000 shelters. The storm had weakened from a super cyclone to an extremely severe cyclonic storm on Tuesday and has triggered strong winds and rains in parts of Odisha and Bengal. तो अभी जो स्टॉर्म है वो वीकन हो गया है। तो बोला ना मैंने कि जितना ज्यादा वो लैंड की तरफ जाता जाएगा, ये ओशन है, ये लैंड है, तो जितना ज्यादा स्टॉर्म लैंड की तरफ जाता जाएगा उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी ना, और जैसे ही वो लैंड क्रॉस करेगा तो कट ऑफ हो जाएगा जो मॉइस्चर है उससे ना। अब ये और भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है इस वक्त साइक्लोन अम्फन, क्योंकि पता है पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से जूझ रही है और इस वक्त बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा है, आपको दूर रहना है लोगों से, लॉकडाउन चल रहा है। तो उस टाइम पे अगर आपसे कहा जाए कि आप इवैक्यूएट करिए, एक जगह इकट्ठा हो जाइए, तो वो और एक डबल चैलेंज बन जाता है इस टाइम पे कि NDRF इस चीज़ को कैसे निपटे। तो जो उनके चीफ है NDRF ने, SN प्रधान, उन्होंने बोला दैट इट इज़ अ डबल चैलेंज ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक एंड नेचुरल डिजास्टर। तो कहते हैं ना एक ही टाइम पे सब चीज आ गई है, तो वही इस टाइम है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक भी है और नेचुरल डिजास्टर भी है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट साइक्लोन अम्फन। इफ यू लाइक द वीडियो, hit the like button and don't forget to subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon as you will be notified whenever we upload a video.
So this was all for today. We'll be meeting again with a new topic. Thank you so much.